जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र के नियम जो भी इस चैप्टर में है उनको पढ़ाने वाला हूं। तो इस चैप्टर में दो नियम है, कूलम के नियम और गॉस के नियम। तो इनसे आपके बोर्ड एग्जाम में या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, और इनसे जो भी फॉर्मूला निकल कर आता है उनसे बहुत सारे नॉमेरिकल सॉल्व होता है। तो इसको आपको बढ़िया से समझना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जो पहला नियम है हमारा क्या है, कूलम के नियम। तो कूलम के नियम क्या है, तो इस नियम को किसने दिया था, तो कूलम ने। तो इसलिए इस नियम का नाम कूलम नियम है। तो कूलम नियम क्या बोलता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हो, कोई वस्तु है तो दुए टाइप के हो सकते हैं, या तो वह गतिशील होगा और नहीं तो वो क्या होगा, तो स्थिर होगा। तो जो कूलम नियम होता है ना, वो केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जो कोई भी जो आवेश है, दो आवेश, तो उन पर क्या लगता है, या तो आकर्षण लगेगा नहीं तो प्रतिकर्षण बल, यही दो टाइप के बल लगता है। तो इस परिभाषा में हम शामिल कर लेंगे इस नियम में कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम के अनुसार हम दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगता है, तो दो स्थिर बिंदु आवेश मान लीजिए कि एक है Q1 और एक है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो R है। तो कूलम ने एक है ना कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों में से कोई लगेगा। अगर माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण, एक माइनस और एक प्लस रहेगा तो आकर्षण लगेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी Q1 और Q2 क्या है, आवेश है, तो इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, और इनके बीच के दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस फॉर्मूला को अगर आप ऐसे देखेंगे तो एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2, आवेश Q1 और Q2 इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा इनके बीच के दूरी R है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम 1 के बटा में लिख देते हैं तो वो क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों बातों को आप एक साथ रिलेट करिएगा तो क्या निकलेगा, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R², क्योंकि R² के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ पर हम कोई भी फिजिक्स में अगर आपको समानुपाती चिन्ह आता है तो उसके जगह पर क्या लगाया जाता है, तो एक कांस्टेंट और बराबर का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कूलम ने के कांस्टेंट दिया था, और इस के का वैल्यू होता है के इक्वल टू 1/4 पाई और इसे कैलकुलेट किया था उन्होंने, तो कितना निकल कर आया था, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि आपको Q1 और Q2 का वैल्यू दिया रहेगा, आर दूरी भी उनके बीच के दूरी दिया गया रहेगा, तो आप के का वैल्यू रखकर उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर एफ इजकल टू 1/4 पाई Q1 इंटू Q2, इस पर वेक्टर नहीं रहेगा। वेक्टर हम उसी राशि पर देते हैं जिस जो राशि सदिश होता है। तो Q1 और Q2 यहाँ पर आवेश है, और आवेश क्या होते हैं, तो अदिश राशि हैं, तो इन पर हम वेक्टर का चिन्ह नहीं देंगे। आर क्या है, तो आर भी सदिश राशि नहीं होता है, लेकिन R² यहाँ पर हो गया, और वेक्टर आर यहाँ पर हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि यहाँ पर वेक्टर एफ क्या है, तो एक सदिश राशि है, तो इसका दिशा तो जरूर होगा। तो यहाँ पर इस इनमें से कोई भी राशि सदिश नहीं है, तो एक अलग से हम वेक्टर आर दे देंगे जो इस बल की दिशा को बताएगा। तो वेक्टर आर, यह सदिश फॉर्म हो गया इसका। अब कूलम नियम की क्या क्या खासियत है, इसका विशेषता क्या क्या है, तो देखिए नोट पहला है, कूलम नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है, मतलब यह बहुत ही छोटे आवेशों के लिए सही होता है। दूसरा नंबर, कूलम बल केंद्रीय बल है। भाई कूलम बल केंद्रीय बल है, कैसे, तो क्योंकि यह बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश से लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई आवेश के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है तो उसके एक रेखा पर लगता है, एक रेखा के अनुदिश लगता है, तो इसलिए यह एक प्रकार के क्या है, तो केंद्रीय बल है। तीसरा नंबर है कि कूलम बल एक अन्योन्य प्रक्रिया व्यक्त करता है जो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप है।
न्यूटन का तृतीय नियम को समझते हैं। जब दो, मान लीजिए कि कोई दो गाड़ी आप आमने सामने टकरा जाती है, तो वो दोनों में एक क्या होगा, दोनों एक तरफ एक दूसरे से दूर फेंका जाएगा। तो वो क्या होता है, न्यूटन के तृतीय नियम का। या आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो आप मारते हैं तो आपको भी चोट लगता है और उसके गाल से आपको भी चोट लगता है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जब दो गाड़ी आपस में टकराती है तो इधर वो भी विपरीत कर तरफ फेंका जाएगा और इधर वाला गाड़ी भी विपरीत दिशा में फेंका जाएगा, अगर बराबर क्या बोलेंगे, बराबर वजन वाला हो तो वैसे ही कूलम बल क्या होता है कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप ही होता है। जैसे कि यहाँ पर समझिए कि दो बिंदु आवेश है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, तो प्रतिकर्षित करते हैं। जितना के बल से इधर इधर प्रतिकर्षित करेगा, वैसे ही ये वाला आवेश है, दूसरा आवेश ये इसको धकेलेगा इस तरह की तरफ। यानी एक तरह के देखें तो यह न्यूटन के तृतीय नियम के जैसा ही होता है, इसलिए एक अन्योन्य प्रक्रिया व्यक्त करता है। जो दूसरा नियम है वो क्या है, तो गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या होता है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स तल से के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 का गुना होता है। यानी किसी विद्युतीय क्षेत्र में, मान लीजिए कि यहाँ पर एक विद्युतीय क्षेत्र है, इसमें कोई क्या है, तो बंद पृष्ठ होना चाहिए और यह किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र में रखा है, तो इससे इसके अंदर जो कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा वह 1/ε0 और इंटू क्यू, यानी जितना आवेश उपस्थित होगा उसके गुना होता है, क्यू गुना। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र में ही, ऐसा क्यों? देखिए, विद्युतीय फ्लक्स का फॉर्मूला जो परिभाषा होता है वो क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो जब विद्युतीय क्षेत्र होगा तभी ना विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होंगे, अब विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं होंगे तभी तो गुजरेगा विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं, तभी तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो फ्लक्स उत्पन्न होगा, इसीलिए यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र में होना चाहिए। किसी बंद पृष्ठ से, यहाँ पर मान लीजिए एक गोला है बंद पृष्ठ, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो कुल फ्लक्स है, विद्युतीय फ्लक्स, वो 1/ε0 इंटू क्यू होता है। यानी आवेश क्यू के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्यू क्या हो गया, तो क्यू तो आवेश हो गया, और ε0 0.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो इप्सिलॉन का वैल्यू यही होता है और ये फिक्स होता है। तो जो विद्युतीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो गया, तो 1/ε0 इंटू क्यू आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया। जो विद्युतीय फ्लक्स फाई होता है वो कैसे निकलता है, तो क्लोज इंटीग्रेशन विद्युतीय क्षेत्र ई और उसका जो क्षेत्रफल डॉट ds है उसका क्लोज इंटीग्रेशन से निकलता है कि उसका विद्युतीय फ्लक्स टोटल। अब हम कूलम नियम के उपयोग से गॉस प्रमेय का प्रमाण, मतलब ये गॉस प्रमेय होता है उसका जो फार्मूला होता है वो कैसे निकल कर आता है, इसका प्रमाण हम पढ़ेंगे। तो माना कि एक गोलीय पृष्ठ का एक त्रिज्या r है जिसके केंद्र पर एक धनात्मक बिंदु का आवेश q रखा गया है, और यहाँ गोलीय पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ भी कहा जाता है। गोलीय पृष्ठ पर एक बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव का क्षेत्रफल ds है तथा केंद्र पर रखे गए बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्रफलता वेक्टर E है। अब जो ये बात है इसको फिगर में समझिए कि क्या बोला गया है। मान लीजिए कि एक यहाँ पर गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ को गाउस पृष्ठ भी कहा जाता है। इसके केंद्र P पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है, और इस Q आवेश के कारण मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल हम लेते हैं, इस छोटे से क्षेत्रफल पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्रफलता वेक्टर E लग रहा है, और वेक्टर E लग रहा है, और इस क्षेत्रफल अवयव को क्या मान लीजिए, तो ds बहुत ही छोटा है इसलिए डेल्टा S हम ले रहे हैं क्षेत्रफल। अब बिंदु P पर क्षेत्रफल अवयव से विद्युतीय फ्लक्स जो बिंदु P से है, इससे क्षेत्रफल से कितना विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा वो क्या होगा, तो विद्युतीय फ्लक्स डी फाई होता है विद्युतीय फ्लक्स, लेकिन डेल्टा फाई यानी बहुत ही छोटा
क्षेत्रफल से गुजर रहा है, इसलिए बहुत ही छोटा फ्लक्स भी होगा इसमें। तो डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। विद्युतीय फ्लक्स जानते हैं कि किसी बॉन्ड पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही विद्युतीय फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, तो डेल्टा एस है, और इस डेल्टा एस से विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए कि गुजर रहा है ई, हमने माना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा विद्युतीय फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। तो अब पूरे पृष्ठ से विद्युतीय फ्लक्स हम निकालेंगे। अब हमें मालूम चल गया है कि इतना सब छोटे एरिया से इतना विद्युतीय फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम अब पूरा पृष्ठ से निकालना है, तो पूरा पृष्ठ से निकालना है तो क्या करना होगा, आपको क्लोज इंटीग्रेशन करना होगा। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस, इसका क्लोज इंटीग्रेशन करना है और इसका लिमिट एस टू 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ई डी डॉट डॉट यहाँ पर है, तो डॉट जब भी हटाते हैं तो हम कॉस थीटा लगाते हैं, और क्रॉस रहता है तो हम साइन थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पर ई डॉट, ये आपने ये वेक्टर में पढ़ा होगा कि डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं, क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा लगाते हैं। तो यहाँ पर डॉट आया है, तो डॉट को हम हटाएंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे, और कॉस थीटा के वैल्यू यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं फिगर में कि जो क्षेत्रफल अवयव है और विद्युतीय क्षेत्र की दिशा एक ही है, इसलिए यहाँ पर जो थीटा है वह 0 डिग्री है। विद्युतीय क्षेत्र रेखा और क्षेत्रफल एक ही दिशा में, इसलिए 0। तो ई डी एस निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। चूंकि केंद्र पर रखे गए बिंदु आवेश से गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समान दूरी है, अतः गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता का परिमाण समान होगा। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि गोला में क्या होता है कि प्रत्येक, यहाँ पर जो केंद्र होता है उसकी दूरी वृत्त पर परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु से दूरी समान होती है। अगर दूरी समान है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला ये प्लस क्यू आवेश के कारण प्रत्येक बिंदु पर परिधि के पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, समान होगा। इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर भी, मतलब वृत्त के परिधि पर कहीं भी स्थित हो तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता समान होगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है बात को। तो समान होगा तो अब हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू ई, यहाँ पर ई बाहर की तरफ निकल कर आ जाएगा। इसलिए बाहर निकल कर आ जाएगा कि इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि आपको पढ़ने को मिलेगा इंटीग्रेशन में, मैथ के 12वीं क्लास में, कि जब भी कोई कांस्टेंट रहता है तो उनसे बाहर इंटीग्रेशन का बाहर निकाल लेते हैं। जो कांस्टेंट नहीं रहता है उसी का हम इंटीग्रेशन सिर्फ करते हैं। तो यहाँ पर तो ई जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्रता समान है। अब जो क्लोज इंटीग्रेशन डी एस सिर्फ बच गया है, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी ए गोले के पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल है। यहाँ पर जो क्षेत्रफल था, छोटे से अवयव का क्षेत्रफल क्या था, एक सेकेंड यहाँ पर आइए, यहाँ पर छोटे से क्षेत्रफल हमने डी एस माना था। अब जो क्लोज इंटीग्रेशन था, क्लोज इंटीग्रेशन एस टू डी एस, ये पूरे पृष्ठ का था, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल था। और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस जगह पर, क्योंकि यह गोले का क्षेत्रफल ही था। तो ई इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, ई तो पहले ही बाहर आ चुका था। अब क्लोज इंटीग्रेशन डी एस का क्या आ गया वैल्यू, तो 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इससे हमने कंसीडर समीकरण 1। चूंकि कूलाम के नियम के उपयोग से केंद्र पर रखे गए बिंदु आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, जो हमने विद्युतीय बिंदु पी माना था उस पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला आता है। तो केंद्र पर आवेश क्यू है तो क्यू ही, और दूरी आर माना है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अतः समीकरण 1 में विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ई का मान रखने पर, यहाँ पर जो इक्वेशन आपका 1 आया है इसमें क्या है, तो फाइव कर लो ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर। अब ई का वैल्यू हमें मिल गया है, अब इस ई को वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे समीकरण 1 में। तो देखिए क्या निकल कर आएगा, फाइव इक्वल टू ई क्या है, तो विद्युतीय क्षेत्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, जो विद्युतीय क्षेत्रफल था। तो यहाँ पर जो विद्युतीय क्षेत्रता
या यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इक्वल टू निकल के क्या आ गया 1/ε0 इंटू क्यू। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आएगा कि इस बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण वृत्त के परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्रफलता समान कैसे होगा। देखिए तो यहाँ पर इस बिंदु प्लस क्यू से सबकी दूरी, तो वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु का दूरी समान होगा। तो हम जानते हैं कि ई इक्वल टू विद्युतीय क्षेत्रफलता ई इक्वल टू क्या होता है, तो 1/4 पाई इसका तो वैल्यू फिक्स होता है इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो क्यू आवेश होता है जिसके कारण निकालना है, तो हमें किस बिंदु आवेश के कारण निकालना है, तो इस बिंदु के आवेश के कारण। तो ये भी तो सब में कॉमन रहेगा, इस आवेश के कारण निकालेंगे। तो जिस बिंदु पर भी हमें निकालना होगा, मान लीजिए इस बिंदु पर निकालना है और इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर भी क्यू का वैल्यू यही रखेंगे। इस बिंदु पर भी निकालना होगा तो प्लस जो क्यू यहाँ पर है उसका वैल्यू यही वाला रखेंगे। तो यहाँ पर सब में तो क्यू का वैल्यू भी अब सेम हो गया। अब दूरी भी क्या होता है, तो केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु की दूरी समान होता है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू भी समान हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि जब भी आप विद्युतीय क्षेत्रफलता निकालिएगा इस फिगर में तो समान आएगा, क्योंकि आर तो समान हो गया ही। अब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालना है, तो आवेश एक ही है, इसी आवेश के कारण सब बिंदु पर निकालिएगा तो सब पर क्यू का वैल्यू यही रखिएगा। आर सेम है तो आपका जो वैल्यू आएगा हमेशा ई का फिक्स आएगा। इसलिए विद्युतीय क्षेत्रफलता यह समान है।